Hi students, welcome back to the part 2 of mock test paper discussion March 2023 obviously for CA इंटर के लिए पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन नवंबर 2020 में आया भी हुआ है। तो लगभग काफी क्वेश्चन आपको रेपिटेटिव दिखेंगे, आपने पहले अगर पढ़े रखे हैं, तो जो नया दिखेगा उस पर मैं बात कर दूंगा आपसे। कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक लिस्टेड कंपनी है, इन्होंने मिस्टर चैटर्जी को अपना फर्स्ट ऑडिटर बनाया है 30 दिन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जो कि आपको करना भी होता है फर्स्ट ऑडिटर 139(6) के अंदर। एट द फर्स्ट एजीएम मिस्टर चैटर्जी क्या हो गए, रीअपॉइंट हो गए फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th, मतलब फर्स्ट ऑडिटर भी बन गया, सब्सिक्वेंट भी बन गया। तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन है, तो 139(2) के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेन्योर 5 साल हो सकता है, राइट। और ऑब्वियसली सब सेक्शन 1 में हम पढ़ के आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर के ऊपर। तो अब 5 प्लस टाइम पीरियड तो ज्यादा हो गया ना। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन द लाइट कहते एग्जामिन कीजिए वैलिडिटी अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर चैटर्जी बाय द बोर्ड, रीअपॉइंटमेंट एट द फर्स्ट एजीएम। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ही अपॉइंट करता है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो भी ठीक है। और टाइम पीरियड का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम उन दोनों को सेपरेट ही लेके चलते हैं, इसलिए दोनों का आंसर हम क्या कहेंगे, भैया वैलिड है, वैलिड है। मेन क्या ध्यान रखना है, ये दोनों सेपरेट अपॉइंटमेंट है। पीरियड ऑफ सच अपॉइंटमेंट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, जो फर्स्ट ऑडिटर वाला टाइम पीरियड है वो हम कंसिडर नहीं किया करते। अगला प्रश्न अगेन सेम, आपने पहले भी ऐसा देखा होगा, आया हुआ है पहले भी मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी की, राइट। ब्रजेश लिमिटेड इज अ कंपनी जिसमें हरिकेश लिमिटेड, मतलब उसकी होल्डिंग होगी, क्योंकि 60% पेड अप कैपिटल लेके बैठी हुई है। लेकिन एक शेयर होल्डर है हरिकेश का, उसने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई है और उसने डोनेट कर दिया अपने 10% शेयर, जो कि होल्डिंग हरिकेश में है, एंड 50 करोड़ टू द ट्रस्ट। अब हुआ क्या, जब आप ट्रस्ट अपॉइंट करते हो तो उसका एक ट्रस्टी मैनेजर अपॉइंट करना होता है। उसने अपॉइंट किया सब्सिडरी लिमिटेड को एज ट्रस्टी, और सारे के सारे एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी। कैन ए सब्सिडरी कंपनी होल्ड द शेयर इन होल्डिंग इन दिस वे। वैसे हम सेक्शन 19 में पढ़ते हैं सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकती, अगर लेंगे तो ऐसी अलॉटमेंट क्या होती है, वॉइड होती है। लेकिन एक्सेप्शन पढ़ते हैं एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज, या फिर एज अ ट्रस्टी या सब्सिडरी बनने से पहले। तो यहां पॉइंट लग गया ये अपना बी, राइट। इसलिए हम कहेंगे ये बिल्कुल आप इस तरह से ब्रजेश लिमिटेड होल्ड कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर प्रश्न है, मासूम ओन्स ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एट दिल्ली। मासूम ने ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 50,000 के रेंट पे कमल को दी है, पंकज उसके लिए श्योरिटी बना फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। सब्सिक्वेंटली बिना पंकज की कंसेंट के कमल ने उसका रेंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन इसके बाद कमल ने कर दिया डिफॉल्ट। तो ये भी हमने पहले ऐसा ही सेम क्वेश्चन, देखिए पास्ट के आरटीपी एमटीपी, जो डिफरेंट होगा उसकी मैं बात कर दूंगा, जो सेम है तो मैं यही कहता रहूंगा भैया इस तरह का आपने जरूर पढ़ा होगा। तो 133 लग गया, जिसमें आप पढ़ते हैं वेरियांस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस बाय सी एंड पीडी विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। तो स्वाभाविक है यहाँ पे श्योरिटी पंकज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। अगले क्वेश्चन को देखिए, मैंने पहले थोड़ा सा स्टार डाल दिया, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली ऐसा कहीं तो हमने इस तरह का भी क्वेश्चन आपने पहले थोड़ा देखा होगा, लेकिन ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो टेक गुड केयर। तो कहते हैं एक बिल था 1 लाख का, एक्स ने एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्टर हो गया, लेकिन उसके साइन फोर्स्ड है। तो फोर्जरी आप सारे जानते हो नालिटी है। ए ने ये बिल ले लिया किससे, अपने कस्टमर से फॉर वैल्यू एंड गुड फेथ। तो इससे पता चल गया मिस्टर ए कौन है, एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स, और सेक्शन 9 में हम पढ़ते हैं उसका टाइटल बेटर होता है। अब विद रीजन पूछा गया वेदर ही कैन बी कंसिडर्ड एज एचडीसी एंड वेदर ही कैन रिसीव द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स द एक्सेप्टर, जिसके साइन फोर्स्ड है। तो देखिए हम सेक्शन 9 में कहते हैं उसका बेटर टाइटल है, तो सेक्शन 9 के हिसाब से तो हम ये कहेंगे बेटर टाइटल है। लेकिन ध्यान रखिए जहां पे आपके साइन क्या है, फोर्स्ड है, इट इज ऑलवेज नॉलिटी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूं कह लीजिए, दिस प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल इन करेक्टर। कहने का मतलब है एचडीसी को प्रिविलेजेस होते हैं, इवन उसको भी इससे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, मतलब आपको ये रुपया नहीं मिल सकता। ट्रू ऑनर मे सी यू ऑन टोट, टोट का मतलब आप सारे जानते हैं सिविल रॉन्ग हो गया है, किसी के साइन ऐसे फर्जी मारना, इसलिए हम कहेंगे ए को एचडीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो पैसे क्लेम नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न कंपनीज एक्ट, ये प्रॉक्सी के ऊपर है, सेम ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा। हैप्पी लिमिटेड ने रिसीव किया एक प्रॉक्सी फॉर्म 54 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द स्टार्ट ऑफ मीटिंग, जो कि हम टाइम पीरियड पढ़ते होते हैं सेक्शन 105 में।
कि भैया आपको ये मिलना चाहिए 48 घंटे पहले, तो 54 आवर्स पहले मिल गया, बढ़िया है। लेकिन कंपनी ने रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑन द ग्राउंड की आर्टिकल्स में लिखा है कि ये कम से कम 60 घंटे पहले होना चाहिए। तो देखिए हम यही पढ़ के आते हैं, आर्टिकल्स इस टाइम पीरियड को बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए ये वैलिड होगा इवन इफ द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर लॉन्गर पीरियड। तो इसलिए प्रॉक्सी होल्डर कैन कंपेल द कंपनी टू एडमिट द प्रॉक्सी। क्वेश्चन यही था, वेदर प्रॉक्सी होल्डर कैन कंपेल द कंपनी टू एडमिट, यस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहता है कंपनीज एक्ट में बताइए बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करेगा। हम 134 के अंदर पढ़ के आते हैं कि बोर्ड रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साइन नहीं पूछा गया। आंसर लगभग वो भी सेम ही है कि चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी अगर वो ऑथराइज्ड है वो साइन करेगा, चेयरपर्सन नहीं अगर ऑथराइज्ड है तो साइन कौन करेगा, 2 डायरेक्टर, उनमें से एक होना चाहिए एमडी। लेकिन अगर ओपीसी है, ओपीसी में तो मिनिमम एक डायरेक्टर से काम चल जाता है, इसलिए बाय द डायरेक्टर देयर इज 1 डायरेक्टर सिर्फ ओपीसी में होता है, राइट। कहता फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार व्हेन एजीएम इज नॉट हेल्ड, जिसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं अपने सेक्शन नंबर 137 में कि चाहे एजीएम हुई है या नहीं हुई है, नहीं भी हुई है तब भी आपने फाइलिंग करनी होती है आरओसी को विद इन 30 डेज। कहां से, लास्ट डेट जिस दिन आपकी एजीएम हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ क्या देना पड़ता है, अलॉन्ग विद कि एजीएम नहीं हुई है, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग ऑफ एजीएम विद फीस और एडिशनल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बेलमेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रश्न, और ये भी देखिए कॉपी पेस्ट, पहले आपने देखा होगा, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। कहता गोलू ने अपनी पार्क सिस कार एट अ पार्किंग लॉट, ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। क्या ये बेलमेंट है? बेलमेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेयर कस्टडी है। क्योंकि हम ये पढ़ते हैं 149 में 149 की डिलीवरी कब इफेक्टिव होती है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो, ना कि मेयर कस्टडी। बाकी बेलमेंट हम 148 के अंदर पढ़ के आते हैं, इसलिए कहेंगे ये सिर्फ क्या है, मेयर कस्टडी है, इसलिए बेलमेंट नहीं है। गुड सीज की है कस्टम अथॉरिटी ने, तो सीज कर ली मींस वो उठा के लेके ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो गया, तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, यहां पे बेलमेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज पूछी गई है। प्रोमिसरी नोट में आप सारे जानते हो 2 है, मेकर एंड पेई, सेक्शन 4 में पढ़ते हैं, और बिल हम पढ़ते हैं सेक्शन 5 में, जहां 3 पार्टीज हो सकती है बट देयर मे बी 2 इफ द ड्रॉर इज पेई एज वेल। बाकी पार्टीज के ऊपर एक्सक्लूसिवली सेक्शन 7 भी डील करता है। कंपनीज एक्ट के ऊपर अगेन क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, ये भी आपने पहले देखा होगा, कुछ नया नहीं है भैया। यहां तक मतलब एक भी क्वेश्चन मेरे को ऐसा कोई नया नहीं लगा इंस्टीट्यूट का। कहता है शिल्पी डेवलपर्स लिमिटेड ने देने हैं 10,000 रुपए सुनील को। जैसे ही डेट पेबल होता है, कंपनी ने सुनील को ऑफर किया हम आपको 100 शेयर दे देंगे, 100 रुपए का ईच, इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेट। मतलब डेट के बदले, मतलब इशू हो रहा है शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक ही आदमी को दे रहे हो, एक ही आदमी को दे रहे हो, तो हम 62(1)(c) के अंदर क्या पढ़ के आते हैं, प्रेफरेंशियल इशू, राइट। यही पढ़ के आते, सेक्शन 62 में क्या है, फर्दर इशू, और 62(1)(c) के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, प्रेफरेंशियल इशू आपने किया है। तो बिल्कुल आप इस तरह से करते हैं। कंप्लायंसेस क्या है, एक आपको एसआर पास करना होता है जनरल मीटिंग में, नंबर 2 आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवानी पड़ती है, नंबर 3 इसके ऊपर चैप्टर 3 लगता है। चैप्टर 3 किस पे आता है, पास, स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। क्योंकि चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 हम सेक्शन 42 किसके ऊपर पढ़ते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट पे पढ़ते हैं। तो एक ही आदमी को दिए हैं तो स्वाभाविक है ये प्राइवेट प्लेसमेंट होगी, इसलिए आपको चैप्टर 3 का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, तो इस तरह का भी क्वेश्चन सेम पहले भी आया हुआ है, कुछ नया नहीं है। ये चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड के ऊपर है, सेक्शन 127 पे है प्रोबेबली। एजीएम कहता 30 मई को होती है, ध्यान दीजिएगा डेट 30 मई। डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है 30% ऑन पेड अप कैपिटल, हाउएवर द कंपनी वाज अनेबल टू पोस्ट द डिविडेंड वारंट। यही हम 127 में पढ़ते हैं, 30 दिन के अंदर पोस्ट करना होता है। लेकिन आपने नहीं भेजा मिस्टर ए को 25 जुलाई तक, 25 जुलाई और 30 मई में देख लो 30 दिन क्रॉस हो गए, तो 127 का क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। ए ने केस कर दिया अगेंस्ट द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इंटरेस्ट, ये क्लेम करा 20%। 20% नहीं पढ़ते हम 127 में पढ़ते हैं, अगर कंपनी जो है वो लायबल होगी ब्याज एट द रेट ऑफ 18%, और ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट। तो आपसे पूछा गया वेदर ए वुड सक्सीड, नहीं भैया आप सक्सीड नहीं होंगे। साथ में पूछा डायरेक्टर्स लायबिलिटी, तो हम ये भी पढ़ते हैं कि पेनल्टी जो लगती है वो डायरेक्टर पे है जो कि अवेयर है, नोइंगली इज अ पार्टी। जहां पे आपको जो पेनल्टी लगती है वो लगती है मैक्सिमम 2 साल की, एंड मतलब जेल पक्का है, क्योंकि उसके साथ में फाइन है 1000 रुपए पर डे का। नेक्स्ट,
ये नेगोशिएबल एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, अगेन पुराने क्वेश्चन है, मतलब मॉक टेस्ट पेपर में इस तरह से मतलब डिस्क्रिप्टिव में मुझे कुछ नया ऐसा नजर नहीं आया। प्रोमिसरी नोट बनाया है विदाउट मेंशनिंग टाइम फॉर पेमेंट, तो टाइम फॉर पेमेंट नहीं है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो गया। होल्डर ने क्या किया, वर्ड्स क्या डाल दिए उसके अंदर, डिमांड डाल दी है। कहता क्या इसे मटेरियल मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, पहले भी टाइम नहीं था। और जब टाइम नहीं मेंशन होता तो हम यही पढ़ते हैं भैया वो क्या होती है, डिमांड ही होता है। और मटेरियल ऑल्ट्रेशन 87 में हम पढ़ के आते हैं तो हम कहेंगे ये कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरप्रिटेशन पे आपको दिखेगा, ये भी सेम, कुछ नया नहीं है इसमें। विराज एक डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, वो not being personally concerned or interested financially or otherwise in a matter of a proposed motion placed before board meeting did not disclose his interest although he has knowledge that his sister is interested। कहते हैं ये डायरेक्टर है लेकिन इसका पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इंटरेस्ट कैसा, फाइनेंशियली और अदरवाइज, लेकिन आपकी बहन का तो है, तो इसलिए हम इसे वाइडर इंटरप्रिटेशन लेके चलते हैं। तो इस आपको ये बताना चाहिए था, ही refrains from making any disclosure on the presumption कि उसे ऐसा कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने रिलाई किया ऑन द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहां पे इंटरप्रिटेशन नैरो नहीं होनी चाहिए, वाइडर होनी चाहिए, यही हम लिटरल में पढ़ के आते हैं। तो एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो हम ये चीज पढ़ते हैं सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर। तो हम यह कहेंगे नैरो या वाइडर में से क्या लेना है, वाइडर या बोल्डर हमें इंटरप्रिटेशन लेनी है। इसलिए यहां पे मिस्टर वैराज जो डायरेक्टर है उनका व्यू सही नहीं है, ही वाज सपोज्ड टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पर्पसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सेक्शन 52, कुछ नया नहीं है भैया। नेचुरल है बोनस शेयर के लिए, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, डिस्काउंट या कमीशन के लिए, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम देना है उसके लिए, या बायबैक 68 के लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेक्शन 12 ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के ऊपर है, कंपनी एक्ट के ऊपर, ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन किए मेरे को एक कोई नया बना के इंस्टीट्यूट में डालो, कुछ नहीं दिखा। तो आपसे वैलिडिटी पूछी गई है डिफरेंट प्रपोजल्स की। ए लिमिटेड कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो गया फ्रॉम थाने, लोकल लिमिट ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट टू दादर, लोकल लिमिट ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट, बोथ प्लेसेस फॉलिंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आरओसी मुंबई। तो देखिए नो डाउट महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं, लेकिन यहां पे तो आपका आरओसी मुंबई चेंज ही नहीं हुआ। तो चेंज ही नहीं हुआ तो कहता है आपने ये शिफ्ट किया है क्योंकि फ्रॉम वन सिटी टू अनदर हो गया, लेकिन आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन नहीं चेंज हुई। आपने एसआर पास किया लेकिन आरडी की अप्रूवल नहीं ली, तो बिल्कुल ठीक है, एसआर पास करना भी जरूरी होता है और आरडी की अप्रूवल तभी चाहिए होती है अगर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आरओसी चेंजेस, तो हम कहेंगे ये वैलिड है। सेकंड, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन अ सर्टेन प्लेस ऑफ सिटीज प्रपोज टू बी शिफ्टेड टू अनदर प्लेस विद इन द, ध्यान दीजिएगा, लोकल लिमिट्स ऑफ सेम सिटी। तो बेसिकली हम इसे ऑल्ट्रेशन मानते ही नहीं, जनरल मीटिंग में कोई अप्रूवल भी नहीं चाहिए होती, सिंपल बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है। तो ये भी आंसर क्या हो गया, वैलिड हो गया। तो दोनों में आंसर क्या रहता है भैया, वैलिड है। देयर आफ्टर जीसीए के ऊपर प्रश्न आता है, ये भी कह लीजिए लगभग इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा सा फैक्ट्स डिफरेंट थे। कहते हैं येलो एंड पिंक में झगड़ा हो गया, ओनरशिप ऑफ लैंड के ऊपर हो गया, केस कर दिया गया है, कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट ने फिक्स की हेयरिंग की डेट 29 अप्रैल, लेकिन उस दिन क्या हो जाता है, विच वॉज अनाउंस टू बी ए हॉलीडे सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में छुट्टी डिक्लेयर की जाती है। तो हम सेक्शन 10 में यही पढ़ते हैं कि कोई अगर कार्रवाई वगैरह होनी है किसी भी बोर्ड या ऑफिस में ऑन अ सर्टेन डे, लेकिन उस दिन या कोर्ट या ऑफिस क्या है, क्लोज्ड है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये कार्रवाई कब होनी चाहिए, नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स, जिस दिन कोर्ट खुल जाएगा। तो 29 के बाद कह लीजिए भैया 30 तारीख को आप ये हियरिंग होगी, राइट। अगला क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट है, पहले भी इंटरप्रिटेशन पे ये पूछा गया है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बच्चे नॉर्मली इग्नोर करते हैं, पक्का करके जाइएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी बात। कहते हैं डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट, राइट, कि अगर कोई कॉन्ट्रेरी अपीयर कर रहा है तो डेफिनेशन उससे रिलेट कर रही है। तो कहता है अगर डेफिनेशन वर्ड इज डिफाइंड टू बेयर अ नंबर ऑफ inclusive meanings, तो sense in which the word is used in a particular provision must be ascertained from the context of 3 पॉइंट याद रखें कोड की स्लो नाम से, SLO, स्कीम ऑफ द एक्ट, नंबर 2 लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन, नंबर 3 ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू बी अचीव्ड। देन अगला डायरेक्ट है व्हाट इज एम्बिगुअस डेफिनेशन। तो एम्बिगुअस का मतलब है मीनिंग क्लियर नहीं है, तो उसको हमें डेड लेटर नहीं बनाना होता, हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना है इन लाइट ऑफ अदर प्रोविजंस।
मतलब इसको आप आइसोलेशन में रीड ना करें, इसको किसी और प्रोविजन से इंटरप्रेट करें. इट मस्ट बी रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रेज इट डिफाइंस. तो क्योंकि इंटेंशन लॉ की क्या होती है, फंक्शन ऑफ डेफिनेशन क्या है, टू गिव एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी टू द वर्ड और फ्रेज विच वुड अदरवाइज बी वेग एंड सर्टन बट नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट इट या डिस्पोज, मतलब उसे खत्म ना करें, डेड लेटर ना बने, इसे इन द लाइट ऑफ अदर प्रोविजन आप इंटरप्रेट करें. तो देखिए 4 क्वेश्चन हो गए, एक भी क्वेश्चन मुझे यहां नया नजर नहीं आ रहा है. अगला भी नॉर्मल है, 101 है कंपनीज एक्ट के ऊपर. कहता है विद अ व्यू टू ट्रांजैक्ट सम अर्जेंट बिजनेस. ये 3 डायरेक्टर्स हैं. They are desirous of calling a general meeting by giving a shorter notice less than 21 days. 4th डायरेक्टर नीलेश का ओपिनियन है कि भैया इससे तो पेनल्टी लग सकती है, कॉन्ट्रावेंशन है, शॉर्ट नोटिस नहीं हो सकता. पेड अप कैपिटल कंपनी की दे रखी है, तो दैट मींस कंपनी की शेयर कैपिटल है. अब आपसे पूछा गया पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिंग अ जनरल मीटिंग बाय शॉर्टर नोटिस. तो 101 में हम क्लियरली पढ़ के आते हैं कि आप शॉर्टर नोटिस कर सकते हो, लेकिन क्या लेनी पड़ती है, आपको कंसेंट लेनी पड़ती है इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड. मेंबर्स की लेनी पड़ती है. कितने मेंबर्स, इसमें 2 बातें हैं. पहली बात है, आपका अर्जेंट बिजनेस था तो स्वाभाविक है आप एजीएम नहीं बुला रहे हो, ईजीएम बुला रहे हो. तो हम बात यहां क्या करेंगे, इन केस ऑफ एनी अदर जनरल मीटिंग दैट, जिसका मतलब है अदर देन एजीएम या यूं कह लीजिए ईजीएम. तो आंसर 2 चीजों पे है, क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है, यहां तो क्वेश्चन में देर की शेयर कैपिटल है. तो कंप्लायंस क्या होता है, 2 कंडीशंस हैं, ट्विन कंडीशंस हैं. मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स जो इंटाइटल टू वोट है वो कंसेंट दें, प्लस उसके साथ 95% उनके पास क्या होनी चाहिए, शेयर्स जिनके ऊपर क्या हो, राइट टू वोट हो. मतलब मोर देन 50% इन नंबर प्लस 95% वीआर कहें, वोटिंग राइट कहें, वोटिंग पावर कहें. बाकी इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में ये भी लिख दिया कि अगर शेयर कैपिटल ना हो तो सिर्फ कंडीशन होती है 95% ऑफ वोटिंग पावर. देन इस क्वेश्चन को मैं अच्छा कहूंगा, सर ये नया डाला है, ये नया इस ढंग से कह सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसके ऊपर इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे नहीं गए हैं, तो प्लीज ये चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स के ऊपर जो आप 73 से 76 ए में पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा. कहता पूछा गया इन्यूमरेट द अमाउंट्स विच व्हेन रिसीव्ड बाय कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. पैसा लिया, ऑर्डिनरी कोर्स में लिया, हम इसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे. कहता सिर्फ 3 पॉइंट बता दो. पॉइंट बहुत है यहाँ पे. सर पॉइंट क्यों है, अरे भैया इसलिए हैं कि यहाँ पे आपके 7 पॉइंट आ जाते हैं, क्योंकि ये आप पढ़ते हो रूल 2(1) की क्लॉज नंबर 12 के अंदर कि हम ये कुछ अमाउंट आपने ऑर्डिनरी कोर्स में लिया, हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं. पहला, आपने एडवांस लिया किस चीज के लिए, गुड्स या सर्विसेज के लिए आप एडवांस लिया, लेकिन वो गुड्स या सर्विसेज दे दीजिए आप 365 दिन के भीतर, तो हम उसे डिपॉजिट नहीं मानते हैं. लेकिन हाँ कोई कोर्ट केस लग जाए तो कोई टेंशन नहीं है, टाइम पीरियड नहीं लगेगा. सेकंड है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बेचने से रिलेटेड आपने एडवांस लिया है तो नेचुरल है, बाद में प्रॉपर्टी दे देंगे, एडजस्ट कर लिया तो बात खत्म. तीसरा है कोई आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ ये काम किया जाएगा, तो हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं. या बिल्कुल इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ही है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कोई कैपिटल गुड्स वगैरह सप्लाई आपने करने हैं. नंबर 5 जिसे हम एएमसी कह देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया फ्यूचर में सर्विसेज देनी है, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि जो पीरियड है वो कितना होना चाहिए एज पर कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस, या क्या 5 साल, मतलब मैक्सिमम 5 साल. क्योंकि आगे आंसर क्या है, विच एवर इज लेस. देन कोई एडवांस आपने क्यों लिया है, बिकॉज अलाउड बाय सेक्टोरल रेगुलेटर, या कोई पब्लिकेशन से रिलेटेड जैसे आपने छपवाना है, कोई एडवांस दिया है, राइट, और वो एडजस्ट कर लिया गया है. देन क्लॉज ए, बी एंड डी से रिलेटेड हम क्या कहते हैं, अगर ये पैसा रिफंडेबल हो जाता है तो कि ए, बी एंड डी के अंदर अगर ये रिफंडेबल हो जाता है ड्यू टू द रीजंस दैट द कंपनी एक्सेप्टिंग द मनी डज नॉट हैव नेसेसरी परमिशन और अप्रूवल, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, हम इसको डिपॉजिट ले लेते हैं. लेकिन कब लेते हैं, 15 दिन के बाद, मतलब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज, 15 दिन तक का आपको टाइम दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप ये कुछ चीजें एक्सप्लेन कीजिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एजेंट एंड प्रिंसिपल एंड हु कैन अपॉइंट एन एजेंट. ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ. तो एजेंट आप 182 में पढ़ के तो इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर रिप्रेजेंट इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टीज. और प्रिंसिपल का मतलब क्या है, अ पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज टू बी रिप्रेजेंटेड. और आप 183 के अंदर क्या पढ़ के आते हैं कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट. तो अब क्वेश्चन क्या था, हु मे अपॉइंट एन एजेंट,
तो ऑब्वियसली जो आदमी कॉम्पिटेंट है वही एजेंट अपॉइंट कर सकता है, जिसका मतलब है आपकी उम्र 18 साल की हो, साउंड माइंड के हो और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। लास्ट क्वेश्चन जीसीए पे है, ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ। तो दैट मींस इस पूरे मॉक टेस्ट पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जनरली मैं कहूं तो एक भी मेरे को ऐसा नया क्वेश्चन नजर नहीं आता है। तो अगर आपने पहले सारे किए हुए हैं तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। एक नेगोशिएबल का वो जो एचडीसी वाला फोर्जरी वाला था वो मैंने कहा था जरूर ध्यान रखिएगा। कहता है इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड करता है कि ग्रेच्युटी पेड बाय द गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज इज फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब कहता है आपसे पूछा गया है द स्कोप ऑफ टर्म एग्रीमेंट एंड क्लैरिफाई वेदर एग्जम्पशन फ्रॉम ग्रेच्युटी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी मिलेगी या नहीं। तो 323 के अंदर आप गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हो जो कि इंक्लूसिव है, शैल इंक्लूड बोथ सीजी एंड एसजी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों वर्ड हैं तो स्वाभाविक है अगर गवर्नमेंट को एग्जम्पशन है तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी आ जाएंगे। तो इस तरह से भैया ये मॉक टेस्ट पेपर के जितने क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिया। ऑब्वियसली हमें सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले करने बड़े जरूरी होते हैं, कुछ ना कुछ नया या इंटरप्रिटेशन का इशू आ जाता है। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि सिर्फ यही मॉक टेस्ट पेपर नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके जरूर होने चाहिए। और देखिए जितने भी एमटीपी आरटीपी पास्ट क्वेश्चन है सबकी डिस्कशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी भी हुई है। कोई डाउट हो आप कभी भी ऑब्वियसली मुझसे पूछ भी सकते हैं आप ऑफिस, और उसका मेन यही होता है कि भैया व्हाट्सएप कीजिएगा तो ही मैं आपको बताऊंगा। ये रहा मेरा फोन नंबर, आप जानते भी होंगे। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप, विश यू ऑल द लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। अच्छे से तैयार कीजिए, पॉजिटिव बने रहें। थैंक यू।